मैं आरवी प्रजापति, एक्स IAS ऑफिसर। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने 34.5 साल की प्रशासनिक सेवा के कार्यकाल में से एक ऐसे प्रकरण के बारे में आपके साथ अपना अनुभव साझा करना चाहूंगा, जिसमें मुझे 34.5 साल की सेवा में सबसे जो प्रेशर वाला काम था और सबसे अधिक मूल्यवान जिसमें संपत्ति जो है प्रभावित होने वाली थी, उसके संबंध में मैं अनुभव साझा करूंगा। जब मैं 2014 और 15 में अशोकनगर जिले का कलेक्टर था, उस समय जून महीने में मुझे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मेरे मोबाइल फोन पर, उनके मोबाइल फोन से जो है कॉल आता है और वो बड़े ही हंसमुख लहजे के साथ और मजाकिया लहजे के साथ मेरे से कहते हैं कि कलेक्टर साहब हमारी भी सुन लिया करो। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि सर आपके जो भी आदेश हों आप बताइए। तो बोले ऐसा है कि प्राइवेट व्यक्तियों का कुछ आपके जिले में और फॉरेस्ट विभाग की जमीन का कुछ विवाद है और उसमें जो है कुछ योग गुरु जो है अपने प्रोजेक्ट के लिए उन व्यक्तियों से उनका कुछ समझौता हो गया है और जमीन जो है योग गुरु के लिए चाहिए और वो जमीन यदि उनके फेवर में सेटलमेंट हो जाती है तो वो जमीन जो है उनको बेच देंगे। तो बोले उसके लिए हम जो है एक आवेदन पत्र जो है आपके पास न्यायालय में आएगा, तो उसको आपको कार्रवाई करना है। तो जो उन्होंने पूरा मैटर बताया और जो मैंने समझा, जो मेरी उनसे करीब 5 मिनट मोबाइल फोन से बात हुई, तो उससे मैंने निष्कर्ष पर आया कि ये तो प्राइवेट व्यक्ति और राज्य शासन की जमीन के संबंध में जो है विवाद है। और तत्समय लैंड रेवेन्यू कोड में जून 2014 के समय में जो लैंड रेवेन्यू कोड की धारा 57 होती है, उसमें तो उस समय ये था कि यदि किसी व्यक्ति प्राइवेट व्यक्ति और राज्य शासन के बीच किसी भूमि का विवाद है तो ऐसे विवाद जो है राज्य सरकार को निराकरण करना चाहिए। तो मैंने उनको बोला कि सर मैं आपको जो है एक राज्य सरकार को मुझे आवेदन पत्र प्राप्त होगा तो मैं इसका प्रतिवेदन राज्य सरकार को भेज दूंगा। तो उन्होंने निर्देश दिए कि नहीं, ये जो मैं प्रतिवेदन जो आपका जो आवेदन पत्र आएगा उसका निराकरण ना कोई अधीनस्थ करेगा ना, और यहाँ प्रतिवेदन भेजना है राज्य सरकार को, ये उस आवेदन पर आपको ही निराकरण करना है। तो मैंने उनसे मैंने कहा सर मुझे आवेदन पत्र जैसे ही प्राप्त होगा वैसे ही हम उसका जांच रिपोर्ट प्राप्त करके जो नियमानुसार कार्रवाई हो सकेगी वो हम कार्रवाई कर लेंगे। तो इस तरह से प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजस्व से तत्समय जून 2014 में बात हुई और उसके बाद फिर वो आवेदन पत्र एक आया भी, जो कि अशोकनगर जिले की जो मूंगावली तहसील है उस तहसील के ग्राम दमदमा, बांसखेड़ी, खाकलोन और टिटोर गांव से संबंधित था, जिसमें से वो 4 गांव के संबंध में आवेदन था। परंतु कुछ मैटर इस प्रकार का था कि उसमें अपने आप एक बरखुआ गांव की जमीन भी प्रभावित हो रही थी। तो कुल मिलाकर के इन 5 गांव की जो जमीन थी वो 3129 एकड़ जमीन का मामला था। जब वो आवेदन पत्र आया तो हमने मालूम भी किया फिर अपने कार्यालय में और न्यायालय में रीडरों से कि ये पूरी स्थिति क्या है। तो उन्होंने बताया कि शायद इसमें पूरे जो है पूर्व में प्रकरण, इस संबंध में प्रकरणों का निराकरण ऑलरेडी पहले से हो चुका है। तो हमने ये देखा कि उस आवेदन पत्र में जो उनके पूर्व के सारे समस्त 5 गांव के संबंध में जो है प्रकरण ऑलरेडी पहले से निराकृत हो चुके थे, बल्कि उन्होंने कुछ अपील वगैरह की थी वो भी निराकृत हो चुकी थी। लेकिन उस आवेदन पत्र में उन्होंने ये सारे तथ्य जो है छिपा लिए थे और केवल साधारण आवेदन पत्र इस बात का केवल आया कि इतने इतने गाँव की जमीन है और ये जो है खसरा फॉल्स जो एंट्री खसरे में दर्ज है उसको हमारे नाम से कर दी जाए, फॉरेस्ट विभाग के नाम से दर्ज है। तो हमने वो आवेदन पत्र तहसीलदार मुंगावली की ओर जो है जांच के लिए भिजवा दिया कि इस आवेदन के संबंध में विस्तृत पूर्व में कोई यदि निर्णय हुए हो, कोई कार्रवाई हुई हो पूर्व के, तो संपूर्ण और वर्तमान की भूमि की संपूर्ण जो है स्थिति और इसके अलावा फॉरेस्ट का भी जो है इसमें प्रतिवेदन लिया जाए। इस तरह से हमने उनको प्रतिवेदन भेज दिया। बाद में चूंकि तहसीलदार के पद खाली थे तो थोड़ा सा जो प्रभारी नायब तहसीलदार थे उनको प्रतिवेदन देना था, तो उन्होंने प्रतिवेदन जांच वांच अपना कार्रवाई प्रारंभ कर दी। इसके बाद 5 सितंबर 2014 को PS to CM साहब का शाम को फोन आता है कि ये जो बाबा का प्रोजेक्ट है उसके संबंध में जो जमीनों की स्थिति है उसके बारे में क्या है। तो मैंने उनको बताया कि एक आवेदन पत्र आया था और उस आवेदन पत्र को हमने जांच करने के लिए तहसीलदार साहब को भेज दिया है, वो कुछ एक आध दिनों में ही प्रतिवेदन आने को है। तो इस तरह से 5 सितंबर को हमने उनको जो है PS to CM साहब को मोबाइल फोन पर जो है उनको पूरी इस तरह की जानकारी दी
और उसके तत्काल बाद थोड़ी देर बाद जो है संभवतः उन्होंने PS2 CM साहब ने कमिश्नर साहब को भी बोला होगा। उसके तत्काल बाद जो है फिर कमिश्नर साहब का फोन आता है ग्वालियर का कि इसमें क्या बात हुई। तो मैंने बताया कि एक आवेदन पत्र पूर्व में आया हुआ था, उसके बारे में जांच करने के लिए हमने तहसीलदार को भेजा हुआ है और वो जांच प्रतिवेदन आने को है। तो इस तरह से 5 सितंबर को जो है PS2 CM साहब और कमिश्नर साहब जो है ग्वालियर से बात हुई। उसके पश्चात फिर 10 सितंबर को PS2 CM साहब का फोन आता है कि आप जो है इसमें हम एक आवेदन पत्र भिजवा रहे हैं प्राइवेट व्यक्तियों का, उसमें से आप जो है अपना प्रतिवेदन दीजिए। तो मैंने उनको बताया कि जहां तक प्राइवेट व्यक्तियों का सवाल है तो सर ऑलरेडी वो पहले से ही प्रतिवेदन यहाँ पर लगा चुके हैं और उसके संबंध में जांच रिपोर्ट संभवतः आज ही प्राप्त हो जाएगी या कल प्राप्त हो जाएगी। तो उसके बाद जो है 11 सितंबर को एक आवेदन जो है फैक्स से PS2 CM ऑफिस से आता है और उन्होंने प्राइवेट व्यक्तियों ने जो पूर्व में आवेदन पत्र दिया था, जिन 4 गांवों का उन्होंने उल्लेख किया था, उन 4 गांव में से उन्होंने कुछ एक गांव का कम करके 3 गांव का ही जो है फिर उल्लेख करके एक आवेदन पत्र भिजवाया। परंतु हमको जो पूर्व से आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था उसमें 4 गांव का उल्लेख था और तब तक जो है 11 तारीख तक फिर वो तहसीलदार के यहाँ से रिपोर्ट भी आ गई। तो 11 तारीख को जो है PS2 CM साहब मेरे को ये निर्देश देते हैं कि आप ऐसा करना कि एक इसके संबंध में आप बिना किसी हस्ताक्षर के और विशेष भाग से आप इसका एक प्रतिवेदन भिजवाइए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप जो पूर्व कलेक्टर थे अशोकनगर जिले में श्री AK सिंह साहब, जो कि उस समय सागर के कलेक्टर थे, बोले उनसे भी आप बात कर लीजिए। तो चूंकि उन्होंने मेरे को निर्देश दिए थे कि आप AK सिंह साहब जो पूर्व कलेक्टर थे और जो उस समय सागर कलेक्टर से उनसे बात करने के लिए बोला था, तो मैंने शाम को उनको भी फोन लगाया AK सिंह साहब को और पूछा कि आपसे PS2 CM साहब ने क्या बात की है। तो उन्होंने बोला कि वो प्राइवेट व्यक्तियों का वन विभाग की जो जमीन का झगड़ा है उसके संबंध में उन्होंने बोला है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या बताया उनको, तो उन्होंने यही कहा कि नहीं, मैंने तो यही बताया हुआ है कि प्राइवेट व्यक्तियों को उसमें सफलता हासिल होने की कोई बात ही नहीं है क्योंकि वो फॉरेस्ट विभाग की जमीन है, ऐसा मुझे उन्होंने बताया। इसके बाद मैंने जो है 11/9/2014 को जो है प्रतिवेदन रात्रि को तैयार किया और 12/9/2014 को उसको विशेष भाग से PS2 CM साहब को भिजवाया और वो जो भृत्य थे विशेष भाग वो लेकर के 12/9/2014 को गए और उन्होंने मतलब PS2 CM साहब के ऑफिस में दिया, जिसको मैंने शाम को कंफर्म भी किया और PA साहब से बात भी किया। तो उन्होंने बताया कि आपका भृत्य आ चुका है, आपका मैसेंजर आ चुका है और हमको ये जो है आपका प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। तो उस प्रतिवेदन में मैंने यही भेजा था 12 तारीख को बिना हस्ताक्षर के, जैसे कि मेरे को निर्देश थे। 7 पेज का 7-8 पेज का एक प्रतिवेदन था जिसमें संपूर्ण स्थिति दर्शित की थी कि इन्होंने अपने आवेदन पत्र में जो है सारे तथ्य छिपा लिए हैं और पूर्व के प्रकरणों के संबंध में उन्होंने कुछ बताया नहीं है और जो तहसीलदार ने इस तरह का प्रतिवेदन दिया हुआ है और ये सभी इनके प्रकरण पूर्व से निराकृत हैं और अपील में भी निराकृत हो चुके हैं। और ये जो बात कर रहे हैं कि हमको खसरा फाल्स प्रविष्टि जो है सुधार दी जाए, तो इनके पक्ष में प्राइवेट पक्ष के उसमें जो है कोई उनको पात्रता नहीं है क्योंकि वन विभाग की जमीन है। तो ये इस तरह का एक प्रतिवेदन मैंने बिना हस्ताक्षर के, ये जो है 7 पेज का प्रतिवेदन है, वो प्रतिवेदन मैंने जो है भेज दिया था और साथ में वो तहसीलदार की रिपोर्ट वगैरह ये भी भेजा हुआ था। इसके बाद जो है फिर चूंकि PS2 CM साहब ने कमिश्नर साहब को कहा होगा कि आप भी इस प्रकरण को देखिए जरा क्या चीज स्थिति है। तो 14 सितंबर को कमिश्नर साहब ग्वालियर का भी मेरे को फोन आता है और वो कहते हैं कि जो उन गांव की जो जमीन है, उन गांव की जमीनों के संबंध में संपूर्ण रिकॉर्ड खसरा वगैरह और बंदोबस्त रिकॉर्ड और नक्शे वगैरह वो सारा जो है चीज है वहां ग्वालियर संभाग में 15 तारीख को भिजवाइए। ऐसे हमको उनके निर्देश जो है शाम को प्राप्त हुए। तो मैंने प्रभारी तहसीलदार को ये बताया कि उस गांव के जो संबंधित पटवारी लोग हैं उनको बोलिए कि समस्त रिकॉर्ड लेकर के कमिश्नर साहब के ऑफिस में कल जो है सवेरे 10:30 बजे तक वहां पर पहुंच जाए। तो 15 तारीख को जो पटवारी लोग थे उस गांव के पांचों गांव के, वो सारा रिकॉर्ड लेकर के वहां पहुंचे और कमिश्नर साहब को भी सारा रिकॉर्ड दिखाया, खसरा दिखाया, नक्शा दिखाया, बंदोबस्त का रिकॉर्ड दिखाया। तो उन्होंने भी उस चीज को देखा। इसके बाद फिर बाद में 16 तारीख को फिर 16 तारीख को PS2 CM साहब का मेरे को फोन आता है और वो कहते हैं कि आपने जो बिना हस्ताक्षर के प्रतिवेदन भिजवाया था, चूंकि आपको ऐसे निर्देश थे, अब उसको आप ऐसा करिए कि उसको हस्ताक्षरित प्रतिवेदन के साथ भेजिए। चूंकि मैंने प्रतिवेदन तो 12/9 को ही भेज दिया था, तो प्रतिवेदन में कोई अंतर तो होना नहीं था।
क्योंकि तहसीलदार की उसमें रिपोर्ट आ गई थी। तो मैंने वही जैसा का तैसा प्रतिवेदन केवल उसको जो है केवल उसमें जावक किया था और प्रत्येक पेज में हस्ताक्षर करके ये जो है फिर 16/9 को मैंने प्रतिवेदन भिजवाया, जिसमें ये है कि पत्र क्रमांक 330/2014 अशोकनगर दिनांक 16/9/2014। तो ये प्रतिवेदन जो है उसको भिजवाया और इसमें सारा एनेक्जर्स लगाते हुए, तहसीलदार की रिपोर्ट लगाते हुए पूरा इसमें प्रतिवेदन भेजा। और वही था इसमें, और तो कोई अंतर था ही नहीं 12/9 के प्रतिवेदन में और 16/9 के प्रतिवेदन में। केवल इसमें यह था कि हस्ताक्षर करके और इसको डिस्पैच करके जो है भेजा था। इसके बाद फिर 16 तारीख के बाद जो है फिर 19 तारीख को 19 सितंबर को PS2 CM साहब का फोन आता है कि आप ऐसा करिए कि मतलब जो है वो जो योग गुरु हैं उनके जो वकील लोग हैं उनको आप बताइए कि उनको 22 सितंबर को भोपाल आना होगा। तो उन्होंने मेरे को ऐसा बोला और उन्होंने मेरे को ये भी बोला कि जो है 22 तारीख को आप आइए और आपको जो है दिन भर उस दिन रहना पड़ेगा, सारा रिकॉर्ड वगैरह लाइए। तो इस तरह के जब उन्होंने निर्देश दिए तो फिर मैंने दोनों जो पक्षकारों के जो वकील थे उनके कांटेक्ट नंबर तलाश करके मैंने उनको व्हाट्सएप से मैसेज भी भेजा कि आपको 22 तारीख को सवेरे वहां पर बल्लभ भवन में पहुंचना है। और मैंने दोनों वकील जो मिस्टर श्री RK शर्मा जो कि कुमराज चचौड़ा गुना के रहने वाले थे और मिस्टर पुरुषोत्तम सुमन जो कि मुंगावली के रहने वाले थे, उनको बताया कि आप जो है 22 तारीख को सवेरे वहां पहुंच जाइए। इसके बाद जो है शाम को फिर मैंने PS2 CM साहब से बात किया तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप आइए और DFO जो हैं उनको भी, वन विभाग के DFO साहब को भी लाइए। तो फिर मैंने शाम को DFO साहब को भी बताया और उनको कहा कि आप जो है 22 तारीख को आपको जो है चलना है। तो इस तरह से 22 सितंबर को DFO जो एक मैडम थी बासु कनौजिया जी, वो भी 22 तारीख को वहां पर पहुंची और मैं भी पहुंचा। और जो योग गुरु के जो एडवोकेट थे, हालांकि वो योग गुरु का कोई वहां पर कोई डायरेक्ट रूप से कोई वो नहीं था क्योंकि पक्षकार ही थे, लेकिन पक्षकारों के बीच में और योग गुरु के बीच में कुछ मौखिक समझौता इस बात का था कि यदि उनके पक्ष में ये जमीन हो जाती है तो वो उनको भेज देंगे और वो अपना जड़ी बूटी का जंगल लगाएंगे। तो इस तरह की बात थी। हम 22 तारीख को वहां पर पहुंचे, यद्यपि वकील लोग तो नहीं गए थे, उन्होंने कहा था कि योग गुरु के कोई दूसरे प्रतिनिधि वहां पर आएंगे। तो वहां पर जब हम 22 तारीख को 10:45 बजे ही जो है PS2 CM साहब के यहाँ पहुंच गए थे, लेकिन उस दिन कुछ अर्जेंट काम होने के कारण PS साहब अन्य कामों में बिजी थे, इस कारण से हम उस समय नहीं मिल सके और फिर उनका वेट किया। फिर जाकर के जब वो कामों से फुर्सत हो गए तो हमारी उनसे मुलाकात 2 बजे हुई और 2 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक करीब आधा घंटा तक मैं और जो है DFO बासु कनौजिया जी और उनके ड्राफ्टमैन मिस्टर कुरैशी और मैं चैम्बर में उनसे पूरा बताया कि हम तो आपको जो सर प्रतिवेदन भेज चुके हैं उसकी स्थिति वही है और जो खसरा था बंदोबस्त का नक्शा वगैरह, बंदोबस्त का खसरा नंबर, रिसेंट जो खसरे थे वो सारे के सारे, तो उनको बोला कि ये सब रिकॉर्ड है और आप देख लीजिए और इसकी पोजीशन यही है कि खसरे में भी वही एंट्री है और इसमें नक्शा भी जो है वन विभाग के अंतर्गत ही है, उसी नक्शे में भी है और बंदोबस्त के रिकॉर्ड में ही ऐसा है और ये जो है प्राइवेट व्यक्तियों के पक्ष में किसी तरह की कोई बात नहीं है। तो उस समय जो है बताते हैं कि जो मैं तो उनको जानता नहीं था, लेकिन योगा गुरु के प्रतिनिधि थे, कोई सन्यासी थे, वो भी दाढ़ी वाड़ी रखाए थे और गोरे गोरे से थे, वो भी वहां पर थे। इसके बाद वो आधा घंटा चर्चा वर्चा होती रही, फिर बाद में बोले कि अभी मैं लंच नहीं कर पाया, आप बाद में आइए थोड़ा सा और तब तक जो है आप PS फॉरेस्ट से मिल लीजिए। उसके बाद हम 3 बजे 22 तारीख को PS फॉरेस्ट के पास गए, उनके चैम्बर में गए, मैं गया और DFO गई और जो है ड्राफ्टमैन उनके जो कुरैशी थे वो गए, उनको सारा रिकॉर्ड दिखाया हमने जो है, उसमें उनको बंदोबस्त का रिकॉर्ड दिखाया, लेटेस्ट खसरे दिखाए और नक्शा दिखाया और उनको बताया कि इस तरह से है। तो वो देखते हैं और कहते हैं कि ये तो प्राइवेट व्यक्तियों के जमीन है। तो हमें बड़ा ताज्जुब लगा कि एक वन विभाग के सबसे वरिष्ठ अधिकारी इस तरह से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मतलब जो है वन विभाग की प्राइवेट व्यक्तियों की जमीन है। तो हमने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े अधिकारी हैं और किस तरह से बात कर रहे हैं और रिकॉर्ड सारा का सारा जो है फॉरेस्ट विभाग के लिए बता रहा है कि ये फॉरेस्ट विभाग की जमीन है। तो हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनको रिकॉर्ड दिखाया और जो है पूरा बताया कि इस तरह की स्थिति है। उसके बाद फिर पुनः जो है
PS2 CM साहब के पास गए तो वो करीब 4:30 बजे से लेकर के 5:15 बजे तक 45 मिनट तक हम उनके पास बैठे रहे। मैं भी था और जो है बासु कन्हैया जी DFO थी और योग गुरु बाबा के जो है प्रतिनिधि थे और हमारे वो कुरैशी जी एक ड्राफ्ट मैन थे वन विभाग के, वो भी थे। उन्होंने सारा रिकॉर्ड PS2 CM साहब ने देखा और 45 मिनट तक चर्चाएं होती रही, रिकॉर्ड दिखाते रहे, हमने प्रतिवेदन भी बताया और हम एक विस्तृत प्रतिवेदन भी बना करके उस दिन ले गए थे। प्रतिवेदन अलग से कुछ नहीं बनाया था, प्रतिवेदन तो वही था जो पूर्व में भेजा था, लेकिन पूर्व के जो निर्णय हुए थे उन्हीं गांव के मामलों में जो अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा या अपीलीय अधिकारियों के द्वारा, तो वो सारा का सारा रिकॉर्ड हमने उनको इंडेक्स करते हुए वो सारा का सारा रिकॉर्ड भी बताया कि इस तरह से इन प्रकरणों में पूर्व में ही निर्णय हो गए हैं। बल्कि उसमें से एक पेचीदा एक गांव जो बरखुआ गांव है उसके संबंध में तो ये भी हो गया था कि उसको धारा 57 के तहत उस समय SDO को अधिकार रहते थे तो उन्होंने प्राइवेट पक्ष में कर दिया था। बाद में सामान्य प्रशासन विभाग ने एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया था, तो उस जांच आयोग ने उनका जो है प्रकरण का देखा था तो उन्होंने पाया था कि SDO ने तो ये गलत आदेश पारित कर दिया है। तो उन्होंने मतलब जो है अपने प्रतिवेदन में लिखा था कि इसका जो है अभी अवधि है और इसको रिव्यू करने की अनुमति के साथ जो है इसको प्रकरण को दुरुस्त किया जा सकता है। तो बाद में वो कलेक्टर ने उनको रिव्यू की अनुमति दी और उसको SDO ने जो गलत आदेश पारित कर दिया था प्राइवेट पक्ष में, तो बाद में उसको जो है निरस्त कर दिया। तो उसमें ऐसी बात भी बताई और ये सारी बातें जो है प्राइवेट पक्षकारों ने उसमें अपने आवेदन पत्र में जो है छिपा ली थी। उसके बाद फिर उन्होंने ये कहा ठीक है आप लोग जाइए और जो है अब जब आदेश होगा तो आप उसमें वो करें, हमको बताइए जब आदेश होगा। तो इस तरह से हम 22/9 को चले आए। उसके बाद हमारा जो चूंकि प्रकरण तहसीलदार का जो है प्रतिवेदन प्राप्त ही हो गया था, उसके बाद प्रकरण जो है न्यायालय में चला और उसी दरमियान जो है जो पक्षकार थे उनके पक्षकार के कुछ जो भाई रिश्तेदार लगते हैं उन्होंने भी आवेदन लगा दिए कि इसमें हमको पक्षकार इन्होंने नहीं बनाया, छिपा लिया है और हम भी इनके भाई हैं और हमें भी जो है इसमें जमीन का हिस्सा पाने का अधिकार है, इसलिए उन्होंने भी आवेदन पत्र लगा दिया। फिर वो एक दूसरे पर ऑब्जेक्शन भी करते रहे, फिर एक दूसरे जो है दोनों पार्टी कभी समय भी मांगते रहे और उनको हम समय भी देते रहे। फिर बाद में जो है उन्होंने हमने बोला आपको जो रिकॉर्ड प्रस्तुत करना है रिकॉर्ड प्रस्तुत करिए। तो इस तरह से उन्होंने बाद में जो है रिकॉर्ड भी प्रस्तुत किए और उनके वकीलों ने जो है न्यायालय में बहस भी की और जो है उसके बाद जब वो स्थिति पूर्ण फाइनल हो गई, हमने उसकी बहस सुन ली, तो 25/11/2014 को वो निर्णय के लिए था। हमको चूंकि PS2 CM साहब ने ये बोला था कि जिस दिन निर्णय हो उस निर्णय के पहले आप हमको बताना, तो 25/11 को फिर मैंने उनको फोन लगाया और मैंने बताया, मैंने कहा सर ये हमारा आदेश तैयार हो गया, आज हम आदेश डिलीवर कर देंगे 25/11 को और इसमें प्राइवेट पक्षकारों के पक्ष में कोई बात नहीं है, ये फॉरेस्ट विभाग की जमीन है, तदनुसार ये स्थिति है। और उसके बाद जो है 25/11/2014 को मैंने उस आदेश को फाइनल कर दिया। इस प्रकरण में मेरा बताने का आशय यह है कि इस प्रकरण की सुनवाई के दरमियान शुरू से ही लेकर के अंत तक की स्थिति ये रही कि मुझे जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो नियमों के विपरीत जो है मेरे को जबरदस्ती कह रहे थे कि आपको ही प्रकरण का निराकरण करना है। तत्समय तो लैंड रेवेन्यू कोड की धारा 57(2) के तहत तो यदि प्राइवेट और सरकारी व्यक्ति सरकार का विवाद है तो राज्य सरकार को जो है निराकरण करने के अधिकार रहते हैं। दूसरे मुझे जो है PS2 CM से बात करना पड़ रही है, दूसरे हमें जो है PS फॉरेस्ट से बात करना पड़ रही है। इसके अलावा हमको जो है दूसरे कलेक्टर जो पूर्व में कलेक्टर थे उनसे बात करना पड़ रही है। इसके अलावा हमको जो प्राइवेट पक्षकार हैं उनके वकीलों से बात करना पड़ रही है। तो ये तो स्थिति होती है जब जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं और जब पॉलिटिकली जब अपने पॉलिटिकल बॉस को जो है स्थिति नहीं बता पाते हैं तो अधीनस्थों पर थोपने का प्रयास करते हैं, जबकि इनिशियली उनको शुरू में ही बता देना था कि ये इसमें ऐसी ऐसी स्थिति है और हमसे जो है बार बार जो है पूछते रहे। इस दरमियान जो है मुझे काफी जो है प्रेशर मालूम पड़ा और कमिश्नर साहब ने बोला कि आपका नुकसान हो जाएगा। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा नुकसान हो जाए कुछ भी हो जाए, कलेक्टर नहीं बनाएंगे, यहाँ से हटा देंगे, तो लेकिन जो नियम कानून में आता है मैं तो वही करूंगा। तो इस तरह से मैंने जो है आदेश पारित किया और वास्तव में जो आदेश जिस नियम कानून के अंतर्गत जो होता था वही हमने उसमें पारित किया और प्राइवेट पक्षकारों की उसमें बात नहीं थी। दूसरे मुझे सबसे ताज्जुब बात तो ये लगी प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है फॉरेस्ट की कि उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सबसे बड़े अधिकारी थे और उन्होंने खुद ये मतलब उस समय मेरे को उन्होंने बोला कि ये तो प्राइवेट जमीन है। ताज्जुब इस बात की होती है क्या उनको कोई फॉरेस्ट नियमों का कोई ज्ञान नहीं था क्या? दूसरे उनको क्या कोई मध्य भारत जमींदारी समाप्ति विधान 1951 की धारा 4(1) आगा ज्ञान नहीं था? मध्य भारत जमींदारी समाप्ति विधान
1951 की धारा 4(1)(a) ये कहती है कि तत्समय जो है इस प्रकार की वन जो अंकित भूमि है और वो ऑटोमेटिकली वन विभाग में हो जाती है। वन विभाग की तो ऑलरेडी थे ही, इसके अलावा उसके नोटिफिकेशन थे वन विभाग के। वो वन विभाग का नोटिफिकेशन नहीं होता तो भी वन विभाग की थी जमींदारी समाप्ति विधान सन जो है 1951 की धारा 4(a) के अनुसार। तो क्या उनको ये चीजें मालूम नहीं थी? बाद में हालांकि उन्होंने PS2 CM साहब ने उस पर एक प्रतिवेदन भी उनसे प्राप्त किया था फॉरेस्ट विभाग से। उन्होंने ये लिखा था कि इसको यदि प्राइवेट जमीन मान लिया जाए तो इसके नोटिफिकेशन का जो है क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसमें से उनके जो अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक हैं उन्होंने बकायदे जो है एक टीप दी थी। हालांकि मुझे टीप बाद में DFO साहब ने उपलब्ध कराई थी आदेश पारित करने के करीब 2 माह बाद। और ये उन्होंने बकायदे लिखा था कि जो कलेक्टर का पत्र क्रमांक 330 दिनांक 16/9/2014 है और उसमें उन्होंने लिखा कि ये कलेक्टर का पत्र जो है संलग्न है और इसमें से ये बताया जाए कि यदि इन भूमियों को प्राइवेट निजी संपत्ति की मान ली जाए तो उनकी जो है स्वामित्व और नवयत में क्या मतलब जो है प्रभाव पड़ेगा। तो इसके संबंध में जो PS2 CM साहब के यहाँ से नोट सीट संदर्भ क्रमांक 143 CMS 75 14 दिनांक 26/9 के द्वारा गई थी। तो इस पर से इन्होंने अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने अपना प्रतिवेदन 17/10/2014 को लगाया था और उन्होंने 269 नंबर पत्र पर जावक करके 17/10/2014 को ये लिखा था कि ये जमीन जो है पूरी जो है वन विभाग की जमीन है और इसको प्राइवेट मानने का कोई बात ही नहीं है। और सारा इसमें उन्होंने 5 पेज का एक प्रतिवेदन भेजा था। तो इसका मतलब ये है कि जब PS साहब कह रहे हैं कि ये प्राइवेट जमीन है और उनके अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक पूरी समीक्षा करते हुए जो कलेक्टर का प्रतिवेदन था 16/9/2014 का, उसके आधार पर उन्होंने बकायदे निष्कर्ष निकाला, खुद का निष्कर्ष निकाला और उन्होंने बताया कि वन विभाग की जमीनें हैं। तो कुल मिलाकर के जो PS फॉरेस्ट थे उस समय आज की स्थिति में रिटायरमेंट हो गया। अब रिटायरमेंट के बाद आज की स्थिति में वो रेरा के चेयरमैन बन गए। तो ऐसे व्यक्तियों को ही मतलब जो रिटायरमेंट के बाद पोर्टफोलियो मिल जाते हैं जो कि पॉलिटिकल बॉस को खुश करते हैं। भले ही अधीनस्थों का कोई फायदा हो नुकसान हो जाए, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं रहता है। कुल मिलाकर के मेरा इस वीडियो बनाने का कोई अन्य आशय नहीं है। मेरा सिर्फ आशय ये है कि इस प्रकरण में मुझे जो है मेरे जीवन काल का, मेरे प्रशासनिक सेवा के 34.5 साल का सबसे बड़ा प्रेशर था, परंतु मैंने प्रेशर से कोई काम नहीं किया। मैंने जो है सिर्फ वही काम किया जो कि शासकीय नियमों के अंतर्गत आता था। लेकिन इसमें वरिष्ठ अधिकारियों की जो भूमिका होना चाहिए वो भूमिका मुझे साफ सुथरी नजर नहीं आई जो कि होना चाहिए। इसलिए मेरा जो अधीनस्थ अधिकारी रहते हैं, जूनियर अधिकारी रहते हैं, उन्हें हमेशा जो है सतर्क रहना चाहिए कि जो नियम कानून में हो वही काम करें। हालांकि ये बात जरूरी है कि इस प्रकरण के बाद जो है मुझे जब कलेक्टर पद से मैं जब हटा तो मुझे दोबारा